होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर फर्स्ट। बेसिकली होम्योस्टेसिस है क्या? बॉडी के अंदर मेंटेनेंस को बरकरार रखना। होम का क्या मतलब है? सेम, एक जैसा। स्टेटस का क्या मतलब है कि स्टेट या कंडीशन, यानी बरकरार हालत में। जिस तरह अब मैं एक इसको एग्जांपल दूं, जिस तरह एक तराजू है, दोनों साइडों से अगर उसमें जो है ना केजी ग्राम के ना रखी जाए तो वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर भी इन चीज़ों को, जब चीज़ें सेम रहेंगी, यानी एक के चेंज होने से दूसरी चीज़ तब्दील ना हो, वो क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है? होम्योस्टेसिस क्या करता है? स्टेबल करता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को। बाहर का एनवायरनमेंट के साथ जब बाहर का माहौल चेंज होता है तो अंदर का माहौल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, वो उसके मुताबिक हो जाता है। अगर बाहर सर्दी है तो अंदर आपका माहौल कैसा होगा? गर्मी, हीटअप होगा। अगर बाहर गर्मी है तो अंदर का कूलिंग होगा। जब आपको पसीना आता है तो आप थोड़ी देर बैठते हो तो आपको क्या होता है? ठंडी ठंडी फील हो रहा होता है। और क्या कर रहा होता है? बॉडी जो है पसीना बाहर इसलिए खारिज कर रही होती है कि वो जब बुखारात बन के पानी उठता है तो क्या होता है? आपको वो चीज़ ठंडी ठंडक महसूस होती है, आपका जिस्म वो मेंटेन रखता है। अब इसके तीन कंपोनेंट होते हैं जिसके जरिए ये पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अब एक डायग्राम्स है, आप इसको जरा गौर से देखिए। अब अगर बॉडी के अंदर कोई चीज इनबैलेंस हो गई है तो उसको बैलेंस कैसे करना है? अब ये जब इनबैलेंस होगी तो बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। आप कौन सी चीज रिस्पॉन्स करेगी? रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करेंगे? रिसेप्टर क्या करेंगे? वो इस चीज को क्या करेंगे? पैगाम पहुंचाएंगे। आपके रिसेप्टर जब पैगाम पहुंचाएंगे किसको? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर आपका कौन सा है? आपका ब्रेन है। वो इस चीज को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। वो सिग्नल भेजेगा कि हाँ भाई, ये चीज बॉडी के अंदर कम हुई है, इसको मेंटेन किया जाए, इसको दोबारा से बहाल किया जाए। तो बॉडी अफेक्ट करेगी, और जब अफेक्ट करेगी तो क्या होगा? होम्योस्टेसिस हो जाएगी, दोबारा से वो चीज सेम हो जाएगी। अब इनको वैसे तो होम्योस्टेसिस की डिवीजन जो है ना वो कई तरह से किया। होम्योस्टेसिस को डिवाइड जब किया जाता है तो बहुत तरीकों से किया जाता है। बॉडी मुख्तलिफ तरीकों से होम्योस्टेसिस होती है। जो चंद आपकी बुक के अंदर दी हुई वो तीन है: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है? पानी और सलूट की मिकदार को बरकरार रखना। आपकी बॉडी के अंदर पानी और नमकियात को बरकरार रखना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन आपकी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में की जिम्मेदारी होती है उनकी, ठीक है ना। थर्म से भी मुराद है हीट, ठीक है ना। थर्म से मुराद है हीट, रेगुलेट रखना। एक्सक्रीशन क्या है? आप जब फालतू मादे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर तो वो उनको एक्सक्रीट करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर वो ना हो तो वो जहरीले मादे बन जाते हैं, गैसेस बन जाते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए एक्सक्रीशन का अमल भी बहुत जरूरी है। बॉडी से जब नाइट्रोजनियस वेस्ट खारिज होते हैं तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। आपकी बॉडी एक्सक्रीशन कौन करता है? किडनी करती है और इंटेस्टाइन करते हैं, ठीक है ना। आपकी दो तरीकों से हो रही है, किडनी के जरिए एक्सक्रीशन हो रही है, दूसरा आपके इंटेस्टाइन के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन कि कैसे पानी और साल्ट की मिकदार बरकरार रखते हैं। तीन इसमें प्रोसेस होते हैं: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब डायग्राम्स के अंदर अगर आप देखें कि हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है? हाइपोटोनिक के अंदर कि जो स्लूट की मिकदार है, ठीक है ना, स्लूट की मिकदार सेल के अंदर कम हो जाती है। सेल क्या होता है? वो ज्यादा हो जाता है, यानी उनकी मिकदार जैसे ही बाहर कम होगी तो सेल टर्जेट हो जाएगा, फटने को आएगा,
क्यों? क्योंकि बहर स्लूट की मिकदार कम है और सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा है। ठीक है ना, स्लूट की मिकदार कम है बानिस्बत सॉल्वेंट के, वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोटोनिक, जिससे सेल क्या होगा? टर्जिड हो जाएगा, फटने को आ जाएगा। अब इस तरह अगर हम आइसोटोनिक की बात करें तो ये देखिए एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, नॉर्मल सेल। आइसो का मतलब है सेम, टोनिक उनकी कंडीशन जो है, कंडीशन को उसने सेम रखना है। अब जो बहर का होगा स्लूट और सॉल्वेंट, इसमें स्लूट और सॉल्वेंट की मिकदार बराबर हो। सॉल्वेंट और स्लूट मिकदार जो है ना बराबर होना क्या कहलाता है? आइसोटोनिक। ठीक है, यानी एक नॉर्मल है। अब अगर स्लूट की मिकदार बढ़ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है पानिस्बत किसके? सॉल्वेंट के, तो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक हो गया, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। ये डायग्राम आपको ये शो कराती है कि किस किस तरह से जब ये चीजें होंगी तो कैसे वो रिएक्ट करेगा, सेल कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब इनकी मैं आपको डेफिनेशन पे साथ साथ मैंने राइट डाउन की है, तो ताकि आपको इस चीज के कॉम्प्लिकेशन ना हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में, यानी स्लूट के मुकाबले सॉल्वेंट की मिकदार कम हो स्लूट के मिकदार। आइसोटोनिक में क्या है? सेम कंसंट्रेशन है, स्लूट इन बॉक्स सराउंडिंग सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी और सेल के इर्द गिर्द भी स्लूट की मिकदार क्या है? एक जैसी है। ठीक है, अब आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्लूट आउटसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी स्लूट की मिकदार सेल के बाहर ज्यादा है। अब देखें, स्लूट की मिकदार जब सेल से ज्यादा होगी तो सेल क्या होगा? पिचक जाएगा, ऐसे है ना। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। अगर एक बोतल हो पानी, ठीक है ना, उसके ऊपर ईंटें चढ़ा दें आप, अगर आप 2-3 ईंटें चढ़ा देंगे तो पिचक जाएगी। तो इसी तरह सेल भी आपका पिचक जाएगा जब उसके ऊपर स्लूट की मिकदार ज्यादा हो। ठीक हो गया। अब अगर मैं हाइपरटोनिक की एग्जांपल दूं, एक गुब्बारा लें आप, गुब्बारे के अंदर आप हवा भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं और एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें वो फटना स्टार्ट होगा। वो कौन सी कंडीशन है? हाइपरटोनिक की। क्यों? उनके बाहर जो थी हवा का दबाव वो इतना नहीं है जितना अंदर था, और जो बाहर का था वो क्या थी? कमी थी, और अंदर ज्यादा था प्रेशर। तो जो ज्यादा प्रेशर था उसने क्या किया? उसको टर्जिट कर दिया, उसको एक सख्त बना दिया। ठीक हो गया। जब उसको एक सख्त बना दिया तो वो क्या, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उनकी बॉल कमजोर होना स्टार्ट होगा और वो फट जाएगा। उसके बाद है प्लांट के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन कैसे रखते हैं? 3 तरीके हैं, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट और जीरोफाइट। अब हाइड्रोफाइट कौन से पौधे होते हैं? हाइड्रोफाइट वो होते हैं जो पानी की सतह के ऊपर, हाइड्रो का मतलब ही यही है, हाइड्रोफाइट पानी के ऊपर जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है। हाइड्रोफाइट हैव एडॉप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल इन अ फ्रेश वाटर। In this type, the surface area of leaf is very large to transpire water excessively. Extensive stomata are present on the upper surface facing the atmosphere to promote loss of water. For example, Hadrilla. अब इसको मैं अगर आम जबान में आपको इसको समझाऊं, थोड़ा कंसेप्ट दूं, तो हाइड्रोफाइट की जो ऊपर, क्योंकि इनकी जो क्या होते हैं, पानी की सतह के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। अब जब पानी की सतह के ऊपर होंगे तो स्टोमेटा इनका क्या होगा? इनका सरफेस एरिया जो उनका होता है पत्ते का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। जब उनका सतह का ज्यादा होगा तो क्या होगा? उनके स्टोमेटा जो होंगे उनके क्या होंगे? अपर सरफेस पे होंगे, और उनका भी जो होगा सरफेस एरिया वो भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज अगर लार्ज सतह पे है, तो अगर हम बात करें, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका घर है तो आप जब दरवाजे से गुजरते हैं तो छोटे दरवाजे गुजरते हैं, जब आपने गाड़ी लेके जानी हो तो आपने एक बड़ा दरवाजा खोलना, ठीक है ना। जब एक
जितना आपके बड़ा दरवाजा होता है किस चीज के लिए, बड़ी चीजों के लिए। जब एक पत्ता बड़ा होगा तो उसका स्टोमेटा भी बड़ा होगा, जब एक पत्ता छोटा होगा तो उसका स्टोमेटा भी छोटा ही होगा, उसके अपने हिसाब से होगा। तो खैर जब स्टोमेटा जो होंगे वो ऊपर वाली सतह पे होंगे, और जब पानी होगा वो उसको ज्यादा से ज्यादा खारिज करेंगे, एक्सेस एटमॉस्फेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। तो अपर सरफेस फेसिंग जब पानी को खारिज करेगी तो उनको पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं मीजोफाइट। मीजोफाइट मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, sufficient supply of water stomata are kept open to promote loss of excessive water. However, restricted supply stomata close to prevent the loss of brassica, rose और mango. अब इनमें जो पानी की मिकदार है वो इनमें इन सब सफिशिएंट सप्लाई होती है वाटर की। स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर। अब इनके अंदर जो एक्सेसिव पानी है वो खारिज करने के लिए, और ये पानी भी बहुत कम लेते हैं। ठीक हो गया। ये रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई स्टोमेटा क्लोज करती है, जब ये इनके बंद होते हैं तो क्या करते हैं, लॉस होने से बचाती है। इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो क्या करते हैं, पानी को लॉस होने से बचाते हैं। जबकि हाइड्रोफाइट में क्या था, वो इस चीज को खारिज कर रहे थे। उसके बाद है जीरोफाइट। जीरोफाइट आपको पता है कि ये खुश्क जगहों पे होते हैं। मैनी जीरोफाइट प्लांट अडॉप्ट लाइफ इन अ ड्राई, और बहुत से जीरोफाइट प्रोसेस स्मॉल भी होते हैं, थिक भी होते हैं और लीव भी होते हैं, थिक लीव होते हैं। लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया पर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब देखिए उनकी सतह के इर्द गिर्द पानी देने वाला भी कोई नहीं होता, पानी भी नहीं होता, तो इनकी जो सतह होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, समंदर तक जा रही होती है। उनकी नीचे जो आप टाएं देखें ना बहुत गहरी होंगी। अब स्टोमेटा इनकी क्या होता है, नीचे सतह क्या होता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने नीचे जमीन से ही कहीं से पानी अरेंज करना है। बाहर से तो पानी आता नहीं, आता भी है तो वो कौन सा होता है, रेनी वाटर। जब बारिशों का सीजन शुरू होता है तो ये जब बारिश होती है तो पानी इनकी जड़ें क्या करती हैं, स्टोर कर देती हैं। ठीक हो गया। जड़ें पानी को क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं। जैसे कि एगेव, एसिकिया। एगेव कौन सा पौधा है, आपने कुआर बूटी देखी है जिसपे कांटे लगे होते हैं, वो एगेव है। और एसिकिया एक आप देखें, एक छोटे से गोल से होते हैं, उनपे कील वगैरह लगे होते हैं, यानी एक बेर टाइप होते हैं, अंगूर टाइप भी इसको कह सकते हैं, अंगूर टाइप की तरह भी होते हैं। उनपे क्या होता है, कांटे लगे होते हैं। ठीक हो गया। अब एनिमल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम, सबसे ज्यादा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। एनिमल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनिमल इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। एनिमल के अंदर कैसे हम इस चीज को रेगुलेट रखते हैं। अब इसमें दो चीजों से रखते हैं, एक होते हैं हमारे पास ऑस्मो कंफॉर्मर जो आइसोटोनिक होते हैं, और एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर जो हाइपरटोनिक होते हैं या फिर हाइपरटोनिक होते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है ना, ऑस्मो रिसेप्टर ऐसे जानदार, ठीक है ना, ऑस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है ना, ऑस्मो कन्फॉर्मर ऐसे जानदार जो जिस मर्जी माहौल में चले जाएं, जिस मर्जी इंवायरमेंट में चले जाएं, वो क्या होते हैं, बैलेंस ही रहते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर ऐसे जानदार जिस भी इंवायरमेंट में चले जाएं वो बैलेंस रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो एसिटोनिक कंडीशन है उनकी। और ऑस्मो रेगुलेटर कौन सी है, हाइपरटोनिक भी है और हाइपोटोनिक। तो ऑस्मो रेगुलेटर कौन से होते हैं, ऐसे जानदार जो हर वक्त अपने आप को मेंटेन करते रहते हो, जो हर वक्त अपने आप को मेंटेन रखते हो, वो कौन से कहलाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसको हमने एक्सप्लेन किया है, डिफरेंशिएट बिटवीन, क्योंकि बोर्ड में ये काफी बार पूछते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। अब ऑस्मो कन्फॉर्मर बॉडी फ्लूइड क्या होगी, एसिटोनिक होगी, किसके रिस्पेक्टेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के।
अब जब बॉडी एसोटोनिक होगी तो जाहिर सी बात है वो उनका जो जहां पे भी जाएंगे वो बैलेंस ही रहेंगे। और ऑस्मो कन्फॉर्मर ऐसे होते हैं जिनको एक्टिविटी एडजस्ट होने की जरूरत नहीं होती, जहां जाते हैं वो बैलेंस ही रहते हैं, एडजस्ट होने की उनको जरूरत नहीं होती। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर को एक्टिविटी की जरूरत होती है। अब मैं ऑस्मो रेगुलेटर की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप अगर एक ह्यूमन बीइंग के हवाले से, अगर आप सर्द इलाकों में जाते हैं तो आप अपने आप को माहौल आपका चेंज करते हैं। अगर मैदानी इलाकों में गर्मी है तो आप जब वहां जाएंगे तो वहां सर्दी होगी, तो आपका जो जिस्म है वो वैसे ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो बर्ड हैं वो भी इस तरह चेंज करते हैं। खैर, जो अब इसकी जो ऑस्मो रेगुलेटर है, बॉडी फ्लूइड आर कीप डिफरेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि मुख्तलिफ जगहों पे एनवायरनमेंट को जो चेंज रखता हो वो ऑस्मो रेगुलेटर है। जो चेंज ना रखता हो, बैलेंस हो, जहां पे भी जाए, ऑस्मो कन्फॉर्मर है। ऑस्मो कन्फॉर्मर को एडजस्ट होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर को होती है, ठीक है ना। एडजस्ट होने के लिए आपको चाहिए, अगर आप सर्द इलाकों में जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको जिस्म गर्म करने के लिए आपको गर्म चीज चाहिए जो आपके जिस्म को गर्म रखे। आपको एनर्जी भी चाहिए वर्क करने के लिए, आपके जिस्म को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन जो ऑस्मो कन्फॉर्मर है उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उनको मेंटेन रहने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर जो होंगे वो उनको एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है ना। अब जो ऑस्मो कन्फॉर्मर कौन है, ब्राइन वर्टिब्री में फिश है, शार्क है, ये कौन से हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर है। जहां पे भी चले जाएं इनको माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, इनकी कोई मतलब इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ना ही एडजस्ट होने की ना ही एनर्जी की यूटिलाइज होने के लिए। अब इसमें कौन से एम्फीबियन है, बर्ड है, मैमल्स है, ठीक है। इन लोगों को क्या होता है, जरूरत होती है किस चीज की, अपने जिस्म को गर्म रखने की, और दूसरा ये कि एनर्जी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए। तो ये जो है ना ऑस्मो रेगुलेटर, अब इसको मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस चीज को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को ऐसे ही जाने दोगे तो आपको कभी भी ये टॉपिक नहीं याद होगा, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूं कि ऑस्मो कन्फॉर्मर आइसोटोनिक होते हैं और ये जहां पे भी जाते हैं अपना जो चीज होती है वो चेंज नहीं करते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा भी हो ये एडजस्ट हो जाते हैं, इनकी बॉडी बैलेंस रहती है, इनको एडजस्ट होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ये यूटिलाइज होते हैं, इनको यूटिलाइज होने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो हाइपरटोनिक भी हो और हाइपोटोनिक भी हो। ये क्या होते हैं, जहां ये दो कंडीशन आएंगी वहां पे डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, बॉडी फ्लूइड की डिफरेंट मिकदार होगी रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। जहां अगर माहौल के साथ वो जानदार जो माहौल जिस मर्जी माहौल में जाएंगे लेकिन वो क्या करेंगे उसके मुताबिक चेंज करेंगे, क्या अपना एनवायरनमेंट क्या होगा चेंज करेंगे। ऐसे जानदार जो हर वक्त अपने आप को मेंटेन करते रहते हैं, जो हर वक्त मेंटेनिंग में लगे रहते हैं, वो हमारे ऑस्मो रेगुलेटर हैं। और जो जानदार जो जिस माहौल में भी चले जाएं, जिस एनवायरनमेंट में चले जाएं, वो बैलेंस रहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं कि ऑस्मो कन्फॉर्मर में फिश है, शार्क है और भी हैं, तो आपको सिर्फ इतनी बताऊं कि कौन कौन सी हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर में एम्फीबियन है, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। इन लोगों को क्या होते हैं, ये जानदार अपने आप को मेंटेन करते रहते हैं। अब देखो बर्ड है, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो नकल मकानी करते हैं, अगर जहां बहुत ज्यादा सर्दी है तो वहां से हिजरत करके वो दूसरी जगह आ जाते हैं। और इसी तरह कुछ मैमल्स हैं वो भी इसी तरह करते हैं, एम्फीबियन है वो भी इसी तरह करते हैं। लेकिन जो फिश है, शार्क है, इन लोगों ने तो एक ही मतलब जिस एनवायरनमेंट में भी चले जाएंगे, चाहे वो मतलब वो ऐसा तालाब जहां पे बर्फ जमी हो सतह के ऊपर,
फिर भी ये वहां पे वैसे ही बैलेंस रखते हैं खुद को। अगर ये तो मतलब समंदर की गहराइयों में भी हैं तो ये खुद को अपने आप को क्या रखेंगे, बैलेंस ही रखेंगे। ठीक हो गया, ये अपने आप को बैलेंस रखेंगे क्योंकि इनका जो भी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इनको उनसे कोई फर्क नहीं। क्यों? इनकी बॉडी ही एसोटोनिक है, इनकी बॉडी एसोटोनिक है, तो इन लोगों को बाहर का कैसा भी इन्वायरमेंट हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, थैंक यू। अगर किसी को समझ ना आया तो वो कमेंट में क्वेश्चन राइज कर सकता है, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।